हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका सोनी मुंसरी। पिछली क्लास में हमने 4 थ्योरी तक पढ़ ली थी। अगली 5वीं थ्योरी अपनी रेगुलेटिव थ्योरी यानी नियमनकारी सिद्धांत। तो देखिए, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था हेंस ड्रिस नामक वैज्ञानिक ने। किसने? हेंस ड्रिस नामक वैज्ञानिक ने रेगुलेटिव थ्योरी यानी नियमनकारी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हेंस ड्रिस नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने हेंस ड्रिस ने सी अर्चिन के अंडे पर एक प्रयोग किया। ध्यान से सुनिए कि हेंस ड्रिस ने सी अर्चिन के अंडे पर एक प्रयोग किया। तो उन्होंने देखा कि जो प्रारंभिक भ्रूण होता है, कौन सा? प्रारंभिक भ्रूण होता है। प्रारंभिक भ्रूण की जो प्रत्येक कोशिका होती है, क्या? प्रत्येक सेल, ठीक है, प्रत्येक सेल के अंदर एक पूर्ण भ्रूण यानी पूरे भ्रूण के निर्माण की सामर्थ्य पाई जाती है। ध्यान से सुनिए कि हेंस ड्रिस ने जब सी अर्चिन के अंडे पर एक एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि सी अर्चिन का जो प्रारंभिक भ्रूण होता है उसकी जो प्रत्येक सेल होती है उसमें एक पूर्ण भ्रूण के निर्माण की सामर्थ्य पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सामर्थ्य पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? सामर्थ्य पाई जाती है। यानी जो भ्रूण की जो प्रत्येक कोशिका होती है, यानी प्रारंभिक भ्रूण की जो प्रत्येक कोशिका होगी उसके द्वारा एक पूर्ण भ्रूण का क्या किया जा सकता है? निर्माण किया जा सकता है। यानी प्रारंभिक भ्रूण की जितनी भी कोशिकाएं होती है इनमें से प्रत्येक कोशिका क्या कर सकती है? एक कंप्लीट भ्रूण का निर्माण करने की उसमें क्या पाई जाती है? सामर्थ्य पाई जाती है। यानी उसमें पूर्ण भ्रूण निर्माण की क्या होती है? क्षमता पाई जाती है। परंतु इनका भविष्य होता है इनका भविष्य इनका जो भविष्य होता है वो इनकी स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, इनका भविष्य इन कोशिकाओं की स्थिति पर निर्भर करता है। ध्यान रखना कि इन जो सेल्स होती है इनका भविष्य इनकी स्थिति पर निर्भर करता है। तो ये जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने बताया कि प्रारंभिक भ्रूण की जो प्रत्येक कोशिका है उसमें पूर्ण भ्रूण के निर्माण की सामर्थ्य पाई जाती है। परंतु इस चीज को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अंडे के अंदर जब प्रथम क्लीवेज होता है, क्लीवेज क्या होता है कि जाइगोट में होने वाले समसूत्री विभाजनों को क्या बोला जाता है? क्लीवेज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? क्लीवेज कहा जाता है। हेंस ड्रिस ने प्रथम क्लीवेज के दौरान प्रथम विदलन यानी फर्स्ट क्लीवेज के दौरान जो कोरक खंड बनते हैं उसको पृथक कर दिया। उसको क्या कर दिया? पृथक कर दिया। यानी जाइगोट में जब प्रथम क्लीवेज हुआ तो 2 सेल बनी, उसको उन्होंने क्या कर दिया कि अलग अलग कर दिया। ठीक है, अलग अलग कर दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि प्रत्येक कोशिका, मान लीजिए इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो उन्होंने देखा कि प्रत्येक कोशिका होती है वो आगे चलकर एक पूर्ण भ्रूण का क्या कर देती है? निर्माण कर देती है। पूर्ण भ्रूण का क्या कर देती है? निर्माण कर देती है। ठीक है, तो ये था
हेंस ड्रिस का नियम, एक बार फिर से बता देती हूँ कि रेगुलेटिव थ्योरी या नियमनकारी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हेंस ड्रिस नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने सी अर्चिन के अंडे पर एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या देखा कि प्रारंभिक भ्रूण की प्रत्येक सेल में पूर्ण भ्रूण के निर्माण की सामर्थ्य पाई जाती है, परंतु इनका जो भविष्य होता है वो उनकी पोजीशन पर निर्भर करता है, इनकी स्थिति पर निर्भर करता है। इस एक्सपेरिमेंट को यानी इस प्रयोग को समझाने के लिए कि प्रत्येक सेल के अंदर पूर्ण भ्रूण के निर्माण की सामर्थ्य पाई जाती है, तो इसको समझाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एग में जब प्रथम क्लीवेज हुआ, जाइगोट में जब प्रथम क्लीवेज होता है तो उस दौरान जो कोरक खंड बनते हैं उसको क्या कर दिया उन्होंने? अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद देखा कि प्रत्येक अलग हुई जो कोशिका है वो एक पूर्ण भ्रूण का क्या कर देती है? निर्माण कर देती है। ठीक है, तो ये बात की थी हेंस ड्रिस ने, और इसने कौन सी थ्योरी का प्रतिपादन किया था? रेगुलेटिव थ्योरी यानी नियमनकारी सिद्धांत। अगली 6 नंबर जो थ्योरी है वो है ग्रांडिएट थ्योरी। ग्रांडिएट थ्योरी। अगली थ्योरी कौन सी है? ग्रांडिएट थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रवणता सिद्धांत। क्या बोलते हैं? प्रवणता सिद्धांत। अगली अपनी 6 नंबर थ्योरी है वो कौन सी है? ग्रांडिएट थ्योरी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रवणता सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन टी बोवेरी तथा चाइल्ड ने किया। ग्रांडिएट थ्योरी यानी प्रवणता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? टी बोवेरी तथा चाइल्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। टी बोवेरी और चाइल्ड ने क्या बताया कि किसी भी एग के अंदर 2 पोल पाए जाते हैं। किसी भी एग के अंदर 2 पोल पाए जाते हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। एनिमल पोल और वेजिटल पोल। उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक एग के अंदर 2 पोल पाए जाते हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। एनिमल पोल का मीन क्या होता है? सक्रिय ध्रुव। सक्रिय ध्रुव। वेजिटल पोल यानी अक्रिय ध्रुव। अब देखिए एनिमल पोल की तरफ क्या पाया जाता है? सक्रिय साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके कारण इसके अंदर प्रत्येक एक्टिविटी क्या होती है? तेजी से होती है। ठीक है, जबकि अक्रिय ध्रुव की तरफ क्या होता है? यौक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यौक पाया जाता है। सक्रिय ध्रुव की तरफ क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके कारण इन्होंने क्या नाम दिया इसको? एनिमल पोल यानी सक्रिय ध्रुव नाम दिया। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के कारण इसके अंदर मेटाबॉलिज्म ले लीजिए या क्लीवेज ले लीजिए, कोई किसी चीज की जो रेट होती है वो क्या होती है? तेजी, मतलब तीव्र होती है। अब वेजिटल पोल की तरफ क्या पाया जाता है? यौक पाया जाता है। यौक के कारण ये क्या होता है? एक अक्रिय ध्रुव होता है, यानी इसके अंदर पहले कोई क्रिया प्रारंभ नहीं होती, यानी ये बहुत ही अक्रिय अल्प क्रिया होता है। ठीक है, यानी इसके अंदर कोई भी जो क्रिया होगी, चाहे मेटाबॉलिज्म की हो चाहे क्लीवेज की हो, वो एनिमल पोल की तरफ जब तेजी से होती बीच की तरफ आती है तो बिल्कुल लो हो जाती है। ठीक है, तो किसी भी
एग के अंदर कितने पोल होते हैं? 2 पोल, एनिमल पोल और वेजिटल पोल, जो कि मैंने बता दिया। अब उन्होंने क्या कहा कि एनिमल पोल और वेजिटल पोल पर क्लीवेज और मेटाबॉलिज्म ठीक है। टीवोवेरी ने क्या बताया कि दोनों पोल पर, एनिमल पोल और वेजिटल पोल पर क्लीवेज और मेटाबॉलिज्म की जो रेट होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है, यानी इसकी दर होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है। अब देखिए, एनिमल पोल की तरफ क्लीवेज और मेटाबॉलिज्म की जो रेट होती है वो क्या होती है? तीव्र होती है, यानी तीव्र गति से यहाँ से जो क्लीवेज होता है, प्रारंभ होता है, वो तीव्र गति से क्या करता है? आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन वेजिटल पोल की ओर जाते जाते इसकी दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है। तो एनिमल पोल पर क्लीवेज और मेटाबॉलिज्म की जो रेट होती है, यानी दर होती है, वो क्या होती है? अधिक होती है। लेकिन वेजिटल पोल की तरफ क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम हो जाती है। तो उन्होंने क्या बताया कि एक तो रीजन बता दिया कि इसकी तरफ साइटोप्लाज्म और क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। इसकी तरफ क्या पाया जाता है? वेजिटल पोल की तरफ यॉक पाया जाता है। लेकिन उन्होंने जब रासायनिक रूप से देखा, तो रासायनिक रूप से उन्होंने, केमिकली रूप से उन्होंने क्या बताया कि एनिमल पोल की तरफ एक्टिव ग्रांडिएट फैक्टर, कौन सा? एनिमल पोल की तरफ एक्टिव ग्रांडिएट फैक्टर ट्रिप्टोफेन युक्त एमिनो एसिड होता है। ट्रिप्टोफेन युक्त एमिनो एसिड पाया जाता है। अब उन्होंने क्या बताया कि एनिमल पोल की तरफ, यानी एनिमल पोल को सक्रिय ध्रुव किस केमिकली रूप से किस प्रकार कह सकते हैं? तो उन्होंने क्या बताया कि एनिमल पोल की तरफ एक्टिव ग्रांडिएंट फैक्टर, यानी सक्रिय प्रवणता कारक क्या पाया जाता है? ट्रिप्टोफेन युक्त एमिनो एसिड पाया जाता है। ठीक है। एमिनो एसिड पाया जाता है, जो कि आरएनए को प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है। जो कि आरएनए को प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। जबकि वेजिटल पोल की तरफ इनएक्टिव ग्रांडिएट फैक्टर न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। ठीक है। क्या पाया जाता है? इनएक्टिव ग्रांडिएट फैक्टर न्यूक्लियोटाइड उन्होंने क्या बताया कि वेजिटल पोल की ओर इनएक्टिव ग्रांडिएट फैक्टर न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया का इनहिबिशन, यानी प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया को अवमंदित करने का कार्य करता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया को अवमंदित करने का कार्य करता है। अब फिर से बता रही हूँ कि केमिकली रूप से एनिमल पोल की तरफ क्या पाया जाता है? ट्रिप्टोफैन युक्त एमिनो एसिड पाया जाता है, जो कि आरएनए को प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। जबकि वेजिटल पोल की तरफ इनएक्टिव ग्रांडिएट फैक्टर न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया को क्या करता है? अवमंदित करता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पढ़ते रहते हो, आराम से बैठे रहते हो, ना कोई कमेंट, ना कोई लाइक,
तो कुछ तो पढ़ के कुछ तो बोला करो आप लोग।